से रिकवर होकर अमेरिकी बाजार मामूली कमजोरी के साथ बंद। शंघाई को छोड़कर सभी एशियाई बाजार चढ़े। एसजीएक्स निफ्टी 4% ऊपर। भारतीय बाजारों में भी दिखी शानदार तेजी, 500 पॉइंट तक चढ़कर सेंसेक्स निफ्टी भी 7,300 के पार। 7 साल में पहली बार सबसे ज्यादा मुनाफे वाले रहे पिछले 2 दिन। बाबा रामदेव के बाद अब टाटा ग्रुप से हाथ मिलाने को तैयार हैं किशोर बियानी। ट्रेंड हाइपर मार्केट में जल्द बिकेंगे फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट, आज होगा ऐलान। लोन डिफॉल्ट मामले में एसबीआई ने की विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग। बेंगलुरु के कोर्ट में दी अर्जी, कहा पासपोर्ट हो जब्त। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2017 में भारत की ग्रोथ 7.5% पर रखी। पीएसयू बैंक और कॉरपोरेट के बड़े कर्ज पर किया आगाह, मगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर सरकार को दी शाबाशी। बैड लोन मामले में बैंक और आरबीआई पर सीबीआई चीफ का जोरदार हमला, कहा बड़े डिफॉल्टरों पर सीबीआई अदालतें क्यों लें खुद से एक्शन। बैंक और सीबीआई की वर्किंग कमेटी मिलकर सुलझाएगी मामला। और आज तेजी की हैट्रिक लगने के पूरे आसार और 7,400 के पार निकलने की तैयारी निफ्टी की। बेहतरीन मोमेंटम, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत और एफआईएस की दमदार खरीदारी लौटती दिख रही है। एक्शन भारतीय बाजारों में बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन क्या थोड़ा ऊपर के लेवल पर सतर्क होने का वक्त है या फिर अब हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। रजत बोस.com के रजत बोस और प्रकाश दीवान के प्रकाश दीवान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। लेकिन अनिल, आप देखिए, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन 7 साल में सबसे बेहतरीन रहे हैं, और आज अगर हरे निशान के साथ या फिर तेजी के साथ क्लोजिंग हो जाए तो फिर क्या कहने। बहुत ही बेहतरीन है हैट्रिक। और आज जो क्लोजिंग अगर हरे निशान के साथ होती तो हेमंत पूरी संभावना ये है कि 7,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, और उस लिहाज से बेहतरीन मौका बाजारों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि डेटा बहुत ही बेहतरीन है, जो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस कर देंगे। लेकिन जहां तक आज के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, क्रूड आपके लिए स्टेबल है, करेंसी स्टेबल है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी काफी मजबूत होते दिख रहे हैं। तो मैंने चुना है आज का दिन भी निफ्टी में खरीदारी करने के लिए 7,300 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर एक बड़े गैप से आप 7,400 के ऊपर ही खुल जाएं तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ले आएं, और वो फिर होना चाहिए आपका 7,350 का। खरीदारी करें ऊपर की तरफ 7,450 और 7,475 का लक्ष्य मैंने तय किया है, जहां पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। लेकिन एक यहां पर सावधानी की बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े गैप से खुल जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, तो फिर 7,450 7,500 वो रेंज है जहां बाजार में पहली मुनाफा वसूली आएगी। और वो इसलिए क्योंकि 7,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में उस लेवल को पार करना इतना आसान नहीं होगा। करेंगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आप 6,825 से 4 ही दिनों में उन लेवल पर पहुंच गए। तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पहली बात। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब भी बेहतरीन मजबूती दिख रही है। मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कब हमने बैंक निफ्टी को 5-5% बढ़ते हुए देखा था, और कब एसबीआई 10-10% भागा है एक दिन में। 14,750 स्टॉप लॉस है, लक्ष्य 15,300 का बैंक निफ्टी में। और आज मैंने सेक्टर नहीं चुने हेमंत, आज मैंने चुने हैं सिर्फ और सिर्फ हाई बीटा मिड कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी हो सकती है जमकर, और अभी भी वहां पर बहुत शॉर्ट कवरिंग बाकी है। तो जो वायदा कारोबार के मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। और मैं तब कह रहा हूं जब एफआईएस के डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली के आंकड़े उसके बावजूद ये शेयर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आज का दिन उनके नाम रहना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। दिल तो कहता है तेजी होनी चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि इतनी रैली हो चुकी है तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। जब तक लोग कॉशियस है बढ़िया है, और होना भी चाहिए। हायर लेवल पर थोड़ा डर के रहे तो ठीक है। बिल्कुल, चलिए रजत से पूछते हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। हाय रजत, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लगता है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर कंसोलिडेशन के नाम चढ़ सकता है आज का दिन? देखिए, शुरू में तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि कुछ खास नेगेटिव तो है नहीं। बट अभी जिस लेवल पे पहुंचा है ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल है का, वो 6825 का लो को नजर पे रखते हुए इस लेवल पे फ्रेश बाइंग करना एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बट पुरानी पोजीशंस को डेफिनेटली बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक
7300 to about 7280, 7285 ये रेंज तोड़ के निफ्टी नीचे नहीं जाता है तब तक कोई खास खतरा पैदा नहीं होता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है उसमें मैं कहूंगा कि अभी जब तक 14,602 का लेवल टूट के बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाता है तब तक बुल के लिए खास कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एट हायर लेवल्स, क्योंकि 15,000 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो एट हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ सेलिंग तो आएगा, क्योंकि 15,000 से 15,500 आप लोगों की याद होगा कि पहले इस लेवल पे आते ही कितना सेलिंग होता था। तो अभी एक लॉली तो रह गया है कि आरबीआई का रेट कट, वो मेरे ख्याल से बाजार के लिए वो जितना देरी से आएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो आने से तो जो मिलना था उसको मिल गया, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो वो लॉली एक बार डोंगल करके दिखा देना चाहिए कि डैंगल कर रहा है, अभी भी है, मिलेगा, चलो ऊपर। रजत को डर ये कि आरबीआई का रेट कट आने के बाद सेल ऑन न्यूज ना हो जाए। रजत घबराए नहीं, वैसे भी आरबीआई गवर्नर सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। जब आप, हम और सब लोग उम्मीद करें कि रेट कट इसी हफ्ते आएगा तो फिर आने वाला नहीं, वक्त लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन प्रकाश, फिर क्या खरीदारी के मौके आपको दिखते हैं इस बाजार में या सावधान होने का वक्त है? नहीं अनिल जी, खरीदारी के जब मौके दिखते हैं तब हिम्मत नहीं होती, और जब हिम्मत इतनी जुटा के लोग बैठे हैं तो मौके थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कम है। जैसे आपने कहा, अब जो है अगले 2-4 दिन मिड कैप की बारी है। जो लार्ज कैप में हमने बढ़त देखी वैसी बढ़त अब लार्ज कैप में थोड़ी सी थम जाएगी, बट मिड कैप में अच्छी खासी बढ़त होगी, और वो भी जो बड़े मिड कैप से, मतलब मिड कैप में भी बड़े ऐसे अच्छी क्वालिटी, हाँ जो अच्छी क्वालिटी के, जो सेंटिमेंटली नीचे आए थे, फंडामेंटली जहां पे अभी भी मजबूती है, और कुछ नाम बाद में बताऊंगा अभी मैं, जो मुझे लगते हैं अच्छे उसमें आएंगे। और इस बार जो रैली आएगी उसमें एक एग्जिट का मौका आपको इसलिए मिलेगा कि ये मिड कैप्स में करेक्शन जो है वो भी वापस आने की पूरी उम्मीद है। एफआईज के आज जो आंकड़े पॉजिटिव हुए हैं, ये आपको बता दूं कि ये अभी तक लार्ज कैप बाइंग में ही इन्वॉल्व रहे, तो जो लार्ज कैप बाइंग खत्म हो जाएगी और 7500 के आसपास मार्केट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉल राइटिंग अभी भी वहां पे जमा हुई है, तो उसको पार करना इंडेक्स लेवल पे नहीं होगा, पर इंडेक्स आपको शायद ये इंटीमेशन ना दे या संकेत ना दे, लेकिन मिड कैप्स में अच्छी खासी रैली आ सकती है, और जो निफ्टी जूनियर और मिड कैप इंडेक्सेस हैं वो बढ़ेंगे आपके। तो मुझे लगता है मिड कैप में से एक बार एग्जिट करना चाहिए जब ये रैली आती है, पार्शियली। आप सारा अपना जीरो मत करिए पोजीशन में, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि जिस स्पीड से ये रैली आई है, कोई भी ग्लोबल क्यों नेगेटिव होता है, और खास करके ब्रिटेन को लेके अब काफी चर्चाएं नेगेटिविटी वाली आ रही है, तो ब्रेक्सिट वाली जो है, तो अगर कहीं वहां डेवलपमेंट नेगेटिव होता है, क्रूड की भी जो स्टॉक पाइलिंग यूएस में इतनी ज्यादा गिनती हो रही है, वापस क्रूड आपका निचले स्तर पे आ गया तो थोड़ी सी हवा उतर जाएगी वहां से भी। तो मेरे हिसाब से मिड कैप में रैली आएगी बेशक, और उसको पार्शियल एग्जिट के लिए यूज करना चाहिए। तो पूछेंगे आपसे कौन से वो मिड कैप्स अच्छे हैं, बेहतरीन है, जहां पर नजर होनी चाहिए, दोनों ही एक्सपर्ट से बल्कि ये पूछेंगे। लेकिन अनिल, एफआईआई का फिगर जिसका इंतजार था फाइनली, कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि ये फिगर जो है इसमें कोई ब्लॉक डील का हाथ नहीं है, साफ सुथरा क्लीन फिगर है, और अच्छा फिगर है। 1437 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआई की तरफ से। रिदम देसाई 3 दिन पहले बजट के बाद जब यहां पर बैठे थे तो वो कह रहे थे कि अब लगता है उनको एफआईआई की जो बिकवाली का सिलसिला है वो थम गया है, रुक गया है, और ऐसा हो रहा है। और इसीलिए हम इतने बड़े दिग्गजों को बुलाते हैं स्टूडियो में, बात करते हैं कि एफआईआई क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या राय, उनकी राय कैसे मायने रखती है, वो 2 दिन बाद आपको डेटा में दिखता है। तो साफ तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आज के सेशन में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव आप ढूंढने जाएं इस बाजार में, तो ये 1437 करोड़ की एफआईआई की कल की खरीदारी का आंकड़ा है। साफ सुथरा खरीदारी, कोई ब्लॉक डील नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, और ये बताता है कि बाजार में एफआईआई की तरफ से मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक दिन के डेटा से आप भले ही पूरा डिसीजन ना ले लें, लेकिन एक संकेत तो साफ दिख रहा है, जो हम पिछले एक हफ्ते से आपको लगातार करें कि 7000 के नीचे देखिए एफआईआई बेच नहीं रहे हैं, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, और यही संकेत पहले आपको वायदा कारोबार से मिलकर बाद में कैश मार्केट में दिखते हैं, वो अब कैश मार्केट में आपको दिख रहे हैं। डोमेस्टिक फंड ने 600 करोड़ की बिकवाली की है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वायदा कारोबार के डेटा और भी दमदार हैं। कैसे? 1190 करोड़ के एफआईआई ने खरीदे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एफआईआई की तरफ से काफी दिनों बाद निफ्टी में खरीदारी होती हुई दिखी है। 966 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन यहां एक डेटा में इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। वो क्या है? ओपन इंटरेस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में कम हुआ है एफआईआई का। इसका मतलब साफ है कि कैश मार्केट में एफआईआई ने खरीदारी की है और वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग की है, तो वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में फ्रेश खरीदारी नहीं हुई। अब तीसरा डेटा जो सबसे अहम है ट्रेडर्स के लिए,
और वो है 4,300 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का। यहां पर एकमात्र संकेत आज के सेशन में जो मिल रहा है सावधानी का, वो इस डेटा से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 4,300 करोड़ के ऑप्शंस एफआईज ने खरीदे, इनमें ज्यादा खरीदारी पुट ऑप्शंस में हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफआईज जान रहे हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, हमें हमारी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तेजी का नहीं है, तो आप पुट ऑप्शंस खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इससे संकेत ये मिलता है ट्रेडर्स को कि ऊपरी स्तरों पर हल्का सा आपको सावधान रहना है, बस। तो चलिए, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिलेंगे, मिड कैप्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और मैं आपकी लिस्ट में देख रहा था फिनोलेक्स, ये वो स्टॉक है जो आपने आज चुना है। प्रकाश, बताइए कितनी तेजी हो सकती है और क्या रैशनल है? सर, रैशनल तो बजट में काफी कुछ मिल चुका है इसको। जो एक तो ये है कि जो एग्री साइड पे जो स्पेंड है, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सरकार भी बहुत एक्टिव है उस एरिया को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, तो पाइप्स का यूसेज जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी जो हम ओपन फ्लडिंग वाला जो सिस्टम से इरिगेट करते हैं हमारे खेतों को, वो अब पाइप के जरिए होगा। और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो थोड़े महंगे पड़ते हैं वो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होते, तो ये जो जैन इरिगेशन और ये सब टाइप की कंपनी है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है इनको ऑर्डर इनके बढ़त होने की। लेकिन जो पाइप्स वाला जो बिजनेस है वो काफी प्रॉमिसिंग है। ब्रांडेड पाइप्स में ये कंपनी बहुत एक्टिव रही है और इट्स ए वर्ल्ड क्लास लीडर। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी जो गिरावट आई उसके बाद ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर हो गया है। 100 रुपए की बढ़त यहां से बहुत आसानी से मानसून तक मिल जाएगी, और इसमें मानसून की भी अपेक्षा है, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मानसून अच्छे रहने की। हाँ, तो फिनोलेक्स की इस वजह से मैंने चुना कि बजट और मानसून और वैल्यूएशन, ये तीनों का जो मिश्रण है, ये इस हिसाब से अच्छा लग रहा है। ओके। लेकिन रजत ने जो कॉल्स दिए उनमें हिंडाल्को एक स्टॉक है जो उनकी लिस्ट में खरीदारी करने की राय। रजत, बताएं इसके बारे में। देखिए, हिंडाल्को जिस स्थिति पे है अभी, वो देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि हिंडाल्को अभी ऊपर ही जाने की तैयारी में है, और इस मूवमेंट में ये 80 का स्तर भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसीलिए ये बेस फॉर्मेशन के बाद में अभी जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद में मेटल्स में ऐसी स्थिति नजर आ रहा है। हिंडाल्को ही नहीं, हिंडाल्को, वेदांता, आप टाटा स्टील, सभी में देख लीजिए कि उसमें अभी फंडामेंटल्स तो नहीं बता रहे कि कुछ बॉटम बनने वाले हैं, लेकिन टेक्निकली लग रहा है कि कुछ एक्यूमुलेशन तो जरूर हो रहे हैं। इसी के चलते 78 और 80.50 का टारगेट रखिए, 72.80 का स्टॉप लॉस करके कल के भाव में या थोड़ा ऊपर में अभी मिले तो भी खरीदारी करना चाहिए हिंडाल्को में। बिल्कुल, तो हिंडाल्को में तेजी देखने को मिल सकती है, ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। और हमने देखा है जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप देखिए ये तमाम मेटल्स जो हैं ये अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं अक्टूबर नवंबर के बाद से अब तक। तो ये स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिलेगी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये वो स्टॉक है जो प्रकाश दीवान ने सुझाया है, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये बताइए, कितनी तेजी हो सकती है यहां से, और ट्रेडर्स कहां पर बेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा? 7,500 तक, ये संकेत साफ है डेटा में। उसके ऊपर जाने के लिए कुछ बड़े फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए या फिर बड़ी एफआईएस की खरीदारी चाहिए, अदरवाइज 7,500 पर रुकेंगे, ये संकेत है। क्योंकि वहां पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो लेवल इतना आसानी से पार नहीं होगा। तो ज्यादातर मेरे ख्याल से टेक्निकल एक्सपर्ट भी ये मानेंगे कि ये रैली कहीं न कहीं जाकर 7,500 7,600 के आसपास खत्म होगी, और हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए, 25-50 पॉइंट पहले। जो संकेत वायदा कारोबार से, पहला तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में कल एफआईएस की तरफ से सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, फ्रेश खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा दिखा रहा है, कल फिर से 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए। जिस तरह से बैंक निफ्टी देखिए 13,500 से 15,500 तक आ गया है, लगभग 1800 पॉइंट की तेजी बन गई बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी में वो ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि कम हो रहा है। कल के सेशन में भी 0.5% बैंक निफ्टी बढ़ने के बावजूद ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि अभी भी पोजीशंस हल्की ही हो रही है। निफ्टी में जरूर मजबूती कल के सेशन में बेहद जबरदस्त दिखी है, 14 लाख शेयर नए जुड़े हैं, 2% ऊपर बंद हुआ है। तो कल के सेशन में भले ही बैंक निफ्टी ज्यादा चलाओ, लेकिन पोजीशन के लिहाज से, आगे की तेजी के लिहाज से निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का नजर आ रहा है। अब 2 आंकड़े ऐसे जो आपको थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि सावधान रहे। पहला तो मैंने 7,500 का बताया, दूसरा आंकड़ा जो है वो है पुट कॉल रेशियो का। आप देखिए 0.92 पर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरबॉट हो गया है, लेकिन 1 के आसपास पुट कॉल रेशियो पहुंचेगा तो वहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। अब जो सबसे अहम लेवल वायदा कारोबार में निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 7,300 का।
और वो ऐसा क्यों, और क्यों मैं 7,300 को आज स्टॉप लॉस दे रहा हूं, बड़ा सपोर्ट मान रहा हूं। कल के सेशन में पुट में 17 लाख शेयर नए जुड़े हैं 7,300 पर। एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वहां बनाए, और साथ ही साथ अगर 7,300 के कॉल में देखें तो 7 लाख शेयर कम हुए, यानी कि लगभग 25 लाख शेयरों का एडजस्टमेंट एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 7,300 के नीचे जाने की संभावना बेहद कम है, और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 7,250। इस लिहाज से आपके लिए डाउन साइड रिस्क जब साफ नजर आ रही कि कम है, सेंटीमेंट बदल रहा है, डेटा पॉजिटिव हो रहे हैं, फ्लोज अच्छे हो रहे हैं, तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में आपको 7,450 7,500 की रेंज के लिए ट्रेड करना चाहिए। दिक्कत सिर्फ एक ही कि अगर बहुत गैप से खुल जाए, इंतजार करें, भले आपको पिछले 2 दिनों में डिप ना मिली हो, लेकिन हर रोज आपको डिप नहीं मिलेगी, हर रोज आप गैप से खुलकर ऊपर ही बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें अपने लेवल्स का खरीदारी करने के लिए। अदरवाइज कैश मार्केट के स्टॉक तो है ही है ना आपके, निफ्टी छोड़कर 6,000 स्टॉक है। बिल्कुल, चलिए तो नजर रखिए आज छोटे मझौले शेयरों पर। बाय ऑन डिप्स का मार्केट होता हुआ नजर आ रहा है। जो सेल ऑन रैलीज की रणनीति पिछले कई हफ्तों से काम कर रही थी, उस रणनीति को आपको छोड़ देना चाहिए इस समय। और हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, टॉप 5 एक्सपर्ट्स की राय आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। निफ्टी को आज किस तरह से आप ट्रेड करें। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये बताने का कि निफ्टी पर हमारे टॉप 5 एक्सपर्ट्स आज क्या राय दे रहे हैं। आशुतोष सरना की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के कह रहे हैं कि तेजी करिए, 7,460 तक के टारगेट 7320 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने सुझाया है। लेकिन ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया बेचना चाहते हैं निफ्टी को 7,425 का स्टॉप लॉस लगाकर, कह रहे हैं वो कि 7,320 तक फिसलेगा। सर्वेंद्र श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि खरीदारी का ही ध्यान रखिए, और वो जो टारगेट दे रहे हैं वो 7,450 से 7,500 तक के दे रहे हैं। 7,194 का एक स्टॉप लॉस भी रखने की राय। ओके, और यहां पर राय है अगले एक्सपर्ट की तरफ से, और वो है पुनीत किंद्रा। खरीदारी करेंगे निफ्टी पर, उन्हें लगता है 7,420 7,440 के लेवल के लिए तेजी की जाए, 7,300 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। सिमी भौमिक भी तेजी करने की राय दे रही है। टारगेट है 7,420 से 7,440 तक का, और स्टॉप लॉस वो दे रही हैं 7,294 का। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स आज बुलिश और नीरव बेरिश। ओके, और राय जो 5 एक्सपर्ट्स की आ रही है, सपोर्ट कहां है? 7,320 से लेकर 7,300 की रेंज है निफ्टी की, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ का लक्ष्य जो बन रहा है वो 7,425 से लेकर 7,450 का बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इस वक्त, और एसजीएक्स निफ्टी यही बता रहा है हम 7,400 के आसपास करेंगे शुरुआत, और अगर डिस्काउंट को गिन के देखें तो शायद 7,420-25 के आसपास, जो कि पहला टारगेट है। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सेंसेक्स निफ्टी के बार अब होगा फोकस पूरी तरह से स्टॉक्स पर। कौन से हैं वो 5 दमदार शेयर जो आज आपको देंगे ट्रेडिंग का मौका, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का, और सबसे पहले सेंट्रल बैंक, जहां पर 2 पॉजिटिव खबरें। एक तो ये कि 165 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाएंगे 52 रुपए 66 पैसे के दाम पर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे, लेकिन 583 करोड़ रुपए के जो कर्ज है उन्हें भी शेयरों में बदल रहे हैं, और उसका दाम है 70 रुपए 71 पैसे, थोड़ा सा प्रीमियम पर। टाटा स्टील के ऊपर भी नजर रखिए। यहाँ पर जमशेदपुर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए जो इन्होंने बात करी थी, उसके लिए पर्यावरण मंजूरी इनको मिल गई है। करीब 1,870 करोड़ रुपए उस विस्तार पर ये खर्च करने वाले हैं। आरकॉम, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खराब खबर, 323 करोड़ का जुर्माना पहले 9 महीनों में, क्योंकि इन्होंने क्लाइंट वेरिफिकेशन के नियम पूरी तरह से पालन नहीं किए, ऐसा मानना है। साथ ही ऑटो कंपनियों के ऊपर भी नजर रखी है। मारुति, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, M&M। दरअसल एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी जिसका सबको इंतजार था, उसका लगभग मसौदा तैयार हो चुका है। पुरानी गाड़ी अगर आप देते हैं 10 साल से ज्यादा की पुरानी गाड़ी, तो आपको एक्साइज में 50% तक की छूट मिलेगी। इस तरह का मसौदा बन गया है। और किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल अब करार कर रहे हैं टाटा ग्रुप की ट्रेंड के साथ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और अब फ्यूचर रिटेल के प्रोडक्ट बिकेंगे ट्रेंड में। दोनों कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है रजत बॉस और प्रकाश दीवान, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं के सुब्रमण्यम साहब, अल्टा माउंट कैपिटल से। आपका भी स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। बताएं निफ्टी कितना ऊपर जाएगा? जी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी हमने लगातार जो 2 दिन के तेजी देखे,
उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि भले ही यहाँ पर निफ्टी में बढ़त देखी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी है, बैंक्स की पार्टिसिपेशन है, दिग्गज बैंक्स की पार्टिसिपेशन है, खास करके एसबीआई की, डेफिनेटली ये सब काफी अच्छी मोमेंटम दे रही है मार्केट को। लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर 7,400 इसके आसपास एक मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी टेक्निकल भी अगर आप देखें तो आई थिंक ये अच्छी खासी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। हमने 6,800 से जो बाउंस मिली वहां से लगभग 600 पॉइंट, तो आज भले थोड़ी बहुत संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन 7,400 7,440 इस रेंज पे आई थिंक मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। और नीचे आई थिंक 7,300 अच्छी खासी सपोर्ट, कल के भी दिन में अच्छी खासी हमने पुट रेटिंग देखे, तो मेरा मानना है कि कोई भी गिरावट आए वहां पर एक डेफिनेटली मौका है लेने का। तो आज के दिन के लिए थोड़ा आई थिंक कॉन्सेंट्रेट करें मुनाफा वसूली पे। चलिए, अगर आपने 2 दिन पहले पोजीशंस बनाई थी तो आज कुछ मुनाफा वसूली करने का वक्त है, ये राय सुब्रमण्यम साहब की। लेकिन ये बताइए, यूनियन बैंक ये वो ऐसा स्टॉक है जो मैं देख रहा हूं आपकी लिस्ट में, आप कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, क्या टारगेट्स हैं और किस तरह की पोजीशंस यहां बनी हुई है? इस चुके ये मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स है, यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट हुए थे बजट के पहले, और मार्च के रोलर्स के भी ऐसे संकेत है, लेकिन लास्ट 2-3 दिन में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं। और यूनियन बैंक में यहाँ पर लोअर लेवल पे यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्टअप भी देखने को मिल रही है, और वीकली चार्ट पे अभी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुके हैं। ऑफकोर्स ये सब स्टॉक्स थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकता है हल्का फुल्का करेक्शन मिले। मेरा मानना है कि यहाँ पर 135 का टारगेट पकड़ के यूनियन बैंक में डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है, और एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक 123-24 का आई थिंक होल्ड ऑन कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना है, और यहां पर एक डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छी एक बेट बन सकती है। चलिए, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहां पर यूनियन बैंक में अब भी की जा सकती है खरीदारी, लेकिन एक दिग्गज बैंक में खरीदारी करना चाहते हैं रजत बॉस, और वो है आईसीआईसीआई बैंक, उनके टॉप पिक के तौर पर। बताएं रजत। आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीका का मूवमेंट दिया है, ये मुझको ऐसा ही समझ में आ रहा है कि अभी और भी ऊपर जा सकता है, मतलब 227 टू अबाउट 229 तक ये चल सकता है। बट एक चीज आज के दिन मैं ये भी खुलासा करना चाहता हूँ कि मुझको लगता है आज यानी कल तक ये जो आप ह्यूज जो रैली आप देख रहे हैं, इसका टॉप बन जाएगा, और सेल ऑफ जो होगा वो बैंकिंग स्टॉक से ही शुरू होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में भलाई मैं बाई कॉल दे रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में भी है ये नीचे की स्तर पे लिया हुआ। बट आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मुनाफा वसूली कर लेना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे खरीदारी तो कीजिए, अभी भी मोमेंटम है, लेकिन आने वाले दिनों में इस लेवल पे सस्टेन करेगा ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है। और सब तरफ से स्थिति ऐसा ही बता रहा है कि 4 तारीख के आगे ये रैली सस्टेनेबल थोड़ा कम लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ रजत, खरीदना तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा पूरा कि इतना बढ़ गया तो अब कैसे खरीदे, और लेवल्स फटाफट जल्दी ऊपर के आ गए, तो थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, कोई बात नहीं। दरअसल काफी लोगों ने देखिए मिस भी करी है, जो 2 दिनों में लगभग 540 पॉइंट नीचे से 68.25 से रिकवर होके जो तेजी दिखाई है, काफी मिस वाली फीलिंग भी है इस रैली में, अनडाउटेबली। लेकिन बाजार संकेत देता है, अगर आप नहीं पकड़े तो आपकी गलती है, क्योंकि 7,250 के ऊपर जैसे ही निकला बहुत क्लियर कट था, हर आदमी ने पहले से मान के रखा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये क्या, नीचे से देखेंगे कि 6,825 से 7,250 हो गया, मिस कर गए, ऐसे तो ये तो बढ़ता जाएगा, तो फिर मिस तो हो गई। एनीवे, चलिए बैंक निफ्टी पर एक राय ली जाए सुब्रमण्यम साहब से। सर ये बताएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से ज्यादा मजबूत क्या है और क्या खरीदना चाहिए? अनिल जी, आई थिंक बैंक निफ्टी जो बैंक्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक लिटरली ये मार्केट की एक बैकबोन रही है, और इंडेक्स पे भी अच्छी खासी वेटेज है। तो और यहाँ पर अभी तक जो देखे लगातार यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली देखे, लेकिन मेरा मानना है कि वापस वही एक रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, 15,300-400 इस लेवल पे आई थिंक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, और हमें कुछ खास ट्रिगर चाहिए जो यहाँ से और भी ऊपर उछले स्तर पे लेके जाए। ऑफकोर्स न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव आ रही है, अगर हम इंडिविजुअल बैंक्स पे देखें अच्छी खासी न्यूज फ्लो आ रही है, और शॉर्ट कवरिंग रैली जिस लिहाज से हमने यहाँ पर शॉर्ट्स देखे
देखे वो भी जारी है। तो आई थिंक 15,300-400 यहां तक जाने की पोटेंशियल रखती है और मेरा मानना है कि शायद यहां पर भी हल्की फुल्की एक करेक्शन आ सकती है। आई थिंक 14,800-900 यहां तक आ सकती है। उस स्टेज पे शायद एक तेजी की यहां पर सोच सकते हैं। करंट लेवल पे अगेन आई थिंक तो यहां पर आज की जो भी संकेत मिल रहे तेजी की, आई थिंक अगर 15,300-400 के आसपास मिले तो मेरा मानना है कि एक मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। लेकिन अनिल, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था बजट के बाद, वो थीम देखिए प्ले आउट हो रहा है, डिविडेंड वाला मामला। और आप देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बचाने के लिए जिस तरह से कंपनियां अब 31 मार्च से पहले डिविडेंड पेश करने के लिए बोर्ड बैठ के बुला रही हैं। बजाज ऑटो 9 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक है। एचपीसीएल सरकारी कंपनी है, 11 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड के लिए। वनरेला हॉलीडेज, मुंजाल शोवाक, केसीपी, श्रीराम सिल्क, लंबी लिस्ट है, वी गार्ड, टीटीके प्रेस्टीज, सन टीवी, सुंदरम फाइनेंस। ये बताइए इस थीम को कैसे प्ले किया जाए? कोई यहाँ पर मौका लग रहा है, मिलेगा, खरीदारी करनी चाहिए, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसे? जिस टाइप के कई कंपनीज के रेट नीचे भी हैं और डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट हो जाएगा इस बार। नॉर्मली जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40-50% है, वो भी 70-75% इस बार पे आउट कर देंगे, अनलेस उनका एक्सपेंशन प्लान्स बहुत क्लियर है। 2-3 कंपनीज के ऐसे हैं कि जहां पे एचपीसीएल शायद पूरा ना दे पाए। तो और एक चीज ये समझिए कि इन सभी कंपनीज में जो डिविडेंड यील्ड वाले जो निवेशक होते हैं वो एक अलग कैटेगरी है, जिनको बड़ा पसंद आता है कि डिविडेंड फॉर्म में इनकम हम लेंगे जितनी हो सके। और वो जो है वो सेगमेंट के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत उम्दा रहेगी। इसके बाद आप साल भर कुछ ना लीजिए तो ये लेवल भी अच्छे हैं रिस्क रिवॉर्ड के उससे, और आपका डिविडेंड यील्ड भी अपफ्रंटेड है। बिल्कुल। लेकिन ट्रेडर्स किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अनिल? कोई फ्यूचर्स में रणनीति, फ्यूचर्स में शॉर्ट करके पैसा बनाने का कोई मौका दिखता है? इसमें 2 तरीके से काम किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जब बजट के दिन हमने तुरंत ही जब ये ऐलान आया और हमने तुरंत फ्लैश किया बताया था, हाँ अब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी काफी कंपनियां, इनमें क्या खरीदना चाहिए पहले तो ये बता दूं। खरीदना आपको वो शेयर चाहिए जिनमें प्रोमोटर्स होल्डिंग ज्यादा है। 50 से 75% की रेंज में जिनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो शेयर खरीदे। दूसरा ये कि जिनके पास कैश तुरंत अवेलेबल है, क्योंकि आपको डिसीजन 15 दिन में लेना है, बांटना है पैसा फटाफट। तो ये 2 चीज जहां पर पूरी होती है, पहली बात तो वो कंपनियां टारगेट है। दूसरी बात, सरकारी कंपनियों में न देखें, क्योंकि जो फायदा किसको होगा बड़ा डिविडेंड आने का? प्रमोटर को। तो प्रमोटर, सरकार को टैक्स नहीं लगने वाला डिविडेंड टैक्स, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में होल्डिंग होती है, वो ट्रस्टी हैं, तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आम प्रमोटर को लगता है। तो इसलिए सरकारी कंपनियां जल्दी देगी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको गैर सरकारी कंपनियां खरीदनी है। तीसरी बात, आप देखिए बजट के दिन 25 पॉइंट प्रीमियम पर था निफ्टी और कल 22 पॉइंट डिस्काउंट पर। ये 45-47 पॉइंट का डिस्काउंट ऊपर के लेवल से निफ्टी में हो गया। इसका मतलब क्या है? नहीं, शॉर्ट नहीं, यहाँ पर क्या है कि जब आप निफ्टी फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। तो यानी कि बाजार ने मान लिया बड़े डिविडेंड आ रहे हैं। आप हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, कल स्टॉक 6% ऊपर और वायदा कारोबार में 55 रुपए नीचे। इसका मतलब बाजार मान रहा है 50-55 रुपए का डिविडेंड आएगा। कोल इंडिया में देखिए 20-22 रुपए का डिविडेंड लोग बांध कर चल रहे, जो प्राइस में दिख रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने। अब ट्रेडर्स के लिए क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं कि आप ट्रेडर हैं तो आप डिविडेंड आने के बाद तक का इंतजार करें। आप अभी खरीदिए, वायदा कारोबार में चाहे तो शॉर्ट कर दें, कैश में खरीद लें और डिविडेंड का जिस दिन ऐलान हो उसी दिन बेचकर निकल जाए, आपका पैसा बन जाए। बिल्कुल। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको पैसा बनाकर दे सकती है, और कल और परसों के दिन हमने देखा ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, और आज ये साफ ट्रेंड अब उभर कर आ रहा है। ये बताइए चार्ट्स पर दिग्गजों में आपसे राय लेना चाहूंगा रजत, इनमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? बजाज ऑटो जिसकी 9 मार्च को बैठक होने वाली है, यानी अगले हफ्ते बुधवार को बैठक होने वाली है इंटरिम डिविडेंड के लिए। एचपीसीएल जिसकी 11 मार्च को बैठक होने वाली है, या फिर कोई और कंपनी, श्रीराम सिल्क, पिरामल एंटरप्राइजेज, लंबी लिस्ट है। कोई शेयर आपको पसंद है इस लिहाज से? देखिए, इसमें बजाज ऑटो जो है वो 2370-80 के आसपास जा सकता है। उसके बाद में वहां पे कुछ रेजिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटीज है। बट इसमें ये जो आप जो डिविडेंड के लिए खरीदारी करने का सोच रहे हैं, इसमें चार्ट देख के कोई खास फायदा होगा ऐसा समझ में नहीं आता है, क्योंकि डिविडेंड अगर टैक्स फ्री इनकम के रूप में सबको चाहिए तो वो अलग कंसिडरेशन है। उसके लिए अब ये देखने से अब मेरे ख्याल से
जैसा मैंने कह रहा हूं आपको कि मेरे उम्मीद नहीं है कि अगले हफ्ते बाजार ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि इवन द डाउ रैली इज वेरी थीन। ये फिर नीचे जाएगा तो वो सब देख के कोई फायदा नहीं है। वो दूसरा कंसिडरेशन है, उसके हिसाब से बजाज ऑटो या HPCL जो अच्छा डिविडेंड देगा चुन के उसी हिसाब से अगर डिविडेंड इनकम लेना है तो उसी को खरीदिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे वुड बी डूइंग ऑन द मार्केट। चलिए, ये आपकी राय, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर, कुछ और सेक्टर्स पर होगा हमारा फोकस। लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं रजत बोस, प्रकाश दीवान, के सुब्रमण्यम, और हम इनसे चर्चा कर रहे हैं उन शेयरों पर जिन पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। और राय लेना चाहूंगा डॉक्टर रेड्डीज पर। सुब्रमण्यम सर, आपसे एक US FDA की अप्रूवल मिला है दवा के लिए, ये बताइए यहाँ पर तेजी बन सकती है क्या? किस तरह की पोजीशंस आप FNO में बनती हुई दिख रहे हैं इसमें? यहाँ पर कहीं ना कहीं 2800-3000 इस रेंज पे एक बॉटम फॉर्मेशन डेफिनेटली लग रही है, और हम इसमें बीच में एक बाईबैक की भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट देखी थी। इसके चलते ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स डेफिनेटली है, लेकिन चार्ट या तो फिर ऐसे वायदा कारोबार में ऐसा कोई खास मूवमेंट ऐसा दिखने जिससे संकेत मिले कि यहाँ से बहुत जबरदस्त तेजी आवे। तो मेरा मानना है कि शायद ये यहाँ पर आज कल की जो 3000 के आसपास बंद हुई है, आई थिंक अगर 3150 वहां तक भी एक अगर पोटेंशियल मिले, इस जो भी खबर आई है, तो वहां पर एक मुनाफा वसूली कर सकती है। मेरा मानना है कि शायद बहुत लंबा ऐसा वहां से ब्रेकआउट आने के लिए शायद थोड़ी बहुत रुकावट यहाँ पर थोड़ी बहुत वेट करनी चाहिए। तो आई थिंक 3150 यहां तक का लक्ष्य पकड़ के आई थिंक होल्ड ऑन कर सकते हैं, या तो कोई पोजीशन ले सकते हैं। ओके, और इस बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर, और वो है SBI की तरफ से। SBI ने विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग की है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी सभी एसेट्स का खुलासा हो। इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पहले तो ये बताइए कि SBI ने मांग की है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी देर बाद जागे हैं वो, और गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारी की जो मांग की गई है क्योंकि उनकी एक पर्सनल गारंटी किंगफिशर के लोन्स पे थी, और उस लिहाज से बैंक ने पहले भी काफी कुछ कार्यवाही की है। उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, लेकिन अभी SBI ने बेंगलुरु डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अब यह आवेदन किया है और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। जाहिर है इसका ट्रिगर जो यूनाइटेड स्पिरिट से बड़ा विदाई पैकेज, सेवरेंस पैकेज उन्हें मिल रहा है, उसी की वजह से ये ट्रिगर हुआ है, क्योंकि बैंक को लगता है कि इस पैसे से रकम रिकवर की जा सकती है। जितने भी एसेट्स ऐसे थे जो विजय माल्या से हासिल किए जा सकते थे, जब्त किए जा सकते थे, उसके लिए बैंक ने पहले ही कार्रवाई की है, और अब ये एडिशनल रकम चूंकि उन्हें नजर आ रही है, इसको हासिल करने के लिए अब ये नया कदम उठाया गया है। हम आपको याद दिला दें कि कुल जो करीब 7,800 करोड़ का कर्ज है किंगफिशर पे, उसमें से अकेले SBI पे तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। पहले कुछ एक एसेट्स बेचकर थोड़ी बहुत रिकवरी की गई है, लेकिन मोटे तौर पे काफी बड़ा अमाउंट अभी भी ड्यू है। प्रदीप, कल हमने सुना CBI चीफ को, वो कह रहे थे कि बैंक्स चाहते हैं कि वो खुद कुछ ना करें और कर्ज अपने आप ही उनके पास वापस आ जाए। ये बताइए क्यों सुनाई इतनी खरी खोटी CBI ने, और आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, बैंकर्स का इनफैक्ट ये कहना है कि ज्यादातर मामले जो इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट में आ जाते हैं वो अटक जाते हैं और उस पर इंटरेस्ट एक्रू होता रहता है। तो बैंक्स की कहानी अपनी जगह है। बैंकर्स का ये भी कहना है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में काफी सारे पद खाली पड़े हैं। ऐसी स्थिति में DRT से मामले को क्लियर कराना अपने आप में डीले का कारण बनता है। खैर, ये दोनों हर एजेंसी का अपना एक व्यू होता है। CBI डायरेक्टर का यहां पे मानना है कि वक्त पे शिकायत नहीं की जाती, या क्रिमिनल केस नहीं बनाए जाते, या CBI को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन अब ये चाहते हैं CBI डायरेक्टर की CBI और बैंक मिलकर काम करें, और यहां पर बैंकर्स को भी ये उम्मीद है कि अब तक CBI ने भ्रष्ट बैंकर्स को तो निशाना बनाया है, वो कुछ भ्रष्ट डिफॉल्टर्स को भी निशाना बनाए तो काफी अच्छा होगा, ऐसा बैंकर्स कह रहे हैं हमें ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स। लेकिन आइए सुन लेते हैं कि CBI के डायरेक्टर ने दरअसल क्या कहा, और ऑन रिकॉर्ड देना बैंक के CMD ने इस पर क्या राय दी। I've announced that we have set up a working group which will be meeting regularly and which will go into various aspects relating the early detection of these kind of defaults which are there, which are fraudulent,
And our focus is on recovery of the stolen assets, particularly repatriation of the assets which have been stolen and have been stashed away, which have been taken away and moved out of the shores of the country. So our endeavor is to bring back that money. We have decided to work in close coordination with each other. So wherever there is fraud, we will try to work together so that the money is recovered and the fraudsters are punished. We have formed a working group which will be meeting quarterly at the highest level, and cases where there is a siphoning of fund or there is a fraud will be reported, discussed, and if there is an indication that there is a fraud, they will be reported on time. ये तो साफ तौर पर अब बैंक्स और सीबीआई मिलकर काम करेगा, वर्किंग ग्रुप बन गया है जो कि तेजी से काम करेगा कर्ज को वसूलने के लिए। बहरहाल आज विजय माल्या की ग्रुप कंपनियों के ऊपर नजर होगी और उस पर राय लेंगे ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। 45 अंक ऊपर है इस समय एसजीएक्स निफ्टी। एक अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों में फिर से हो सकती है, लेकिन नजर रखिएगा चाइना के मार्केट्स पर। यहां पर थोड़ा सा आप देखिए ऊपरी स्तर से दबाव है। हरे निशान में जरूर आपको इस समय दिख रहे हैं, कुछ देर पहले लाल निशान में भी पहुंचे थे। हांगकांग के बाजारों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 0.25% नीचे हांगकांग के मार्केट इस समय ट्रेड करते हुए। तो एशिया में ये वो बाजार है हांगकांग के जो लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सभी मार्केट्स में हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। नजर रहेगी आज फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल के ऊपर भी। कैसे देखा आपने प्रकाश इस पूरे डेवलपमेंट को? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, औपचारिक ऐलान होगा कि फ्यूचर ग्रुप टाई अप करेगी ट्रेंड के साथ। टाटा ग्रुप की जो हाइपर सिटी मार्केट है वहां पर इनके प्राइवेट लेबल्स बिकेंगे। क्या तेजी हो सकती है फ्यूचर रिटेल में, फ्यूचर कंज्यूमर्स में आज इस खबर के चलते? सेंटिमेंटली पॉजिटिव जरूर है, बट फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस के जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्राइवेट लेबल है, उसकी अभी भी टोटल पीएनएल में मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो सबसे आगे शॉपर स्टॉप रहा है। उन्होंने अपने लेबल्स काफी पहले इंट्रोड्यूस किए हुए और जो एस्टैब्लिश भी हो गए। फ्यूचर रिटेल के अभी कुछ थोड़े से टाइम लगेगा उसको, और खास करके टाटा के जो स्टार बाजार, ये जो हाइपर मार्केट्स जो है, ये इनकी क्षमता भी इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे बहुत बड़ा स्केल अभी आ जाएगा, बट एक शुरुआत बहुत अच्छी है टू बी प्रेजेंट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मार्केट। तरह की क्रॉस प्लेटफॉर्म डील्स जो हो रही हैं, कुछ दिनों पहले देखा था पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के में डील हुई, जिसके चलते क्योंकि आप ये देखिए ना कि रियल एस्टेट के जब कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, मेंटेन करने की कॉस्ट इतनी, तो आपको उसको सब जितना हो सके एसेट को यूज जितनी ज्यादा आप कर सको उतना, जिसको स्वेटिंग कहते हैं, जितना स्वेट कर सको उतना आपको इस्तेमाल उसका अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी रहेगी, तभी वसूली होगी, नहीं तो महंगा पड़ जाता है बिजनेस। बिल्कुल। ओके, तो ये है राय इस वक्त। लेकिन आरकॉम और भारती, इनमें से कोई शॉर्ट कैंडिडेट है? क्योंकि रजत आपका थोड़ा सा मूड कमजोरी की तरफ है, इसलिए मैं सोचता हूं कि शॉर्ट की राय आपसे ली जाए। 323 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है इन पर। सरकार ने ये कहा है कि इन्होंने क्लाइंट्स वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं किए पहले 9 महीनों के लिए। इन्होंने इन तमाम कंपनियों पर मिलकर ये जुर्माना लगाने की बात कही है। क्या शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, आरकॉम जो है वो 55.5 का लेवल पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 बार टेस्ट किया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसी में पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे की तरफ जा सकता है। अगर कोई कारण से ये 53.50 का लेवल भी तोड़ दे तो काफी अच्छी नीचे की तरफ विंडो खुल जाएगा, वो 50 के आसपास भी पहुंच जाएगा। तो आरकॉम इज डेफिनेटली वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिसको आप शॉर्ट के रूप में देख सकते हैं। जहां तक भारती का सवाल है, उसमें मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी उछाल अगर कोई कारण से मिल जाए, 330 से 332 के बीच में अगर मिल जाए, वहां पे 3-4 रुपया का स्टॉप लेके इसको भी शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंडिंग रिग्रेशन चैनल की टॉप हिट करेगा 332 पे। उसके ऊपर पिछले अगस्त के बाद में कभी ऊपर गया ही नहीं, तो इसीलिए वो भी एक रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है। नेगेटिव न्यूज भी है, तो डेफिनेटली एज शॉर्ट कैंडिडेट्स यू कैन थिंक ऑफ देम। ओके, तो ये है राय इस वक्त उछाल में बिकवाली की भारती में, और आरको में 55.5 के स्टॉप लॉस के साथ बनाए शॉर्ट पोजीशन, ये कह रहे हैं रजत बॉस। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए भरपूर एक्शन, क्योंकि शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की। एसजीएक्स निफ्टी दमदार है अभी भी, 45 अंक मजबूत। रुपए की चाल पर रखेंगे नजर, बताएंगे आपको कौन से ब्रोकरेज हाउस आज रिपोर्ट्स लेकर आए अलग अलग शेयरों पर, और साथ ही आपका पसंदीदा
स्टॉक 2020 का रिकैप, यानी कि पहला सौदा छोटे से ब्रेक के बाद।